हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएसई ट्यूटोरियल। एग्जाम्स आने वाले हैं और करते हैं एग्जाम्स की तैयारी। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जो एड्यूडेल वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की, उन्होंने अपने एग्जाम पेपर्स जो हैं वो रिलीज कर दिए हैं, प्रैक्टिस पेपर्स बच्चों के लिए। तो ये क्लास 9 साइंस सब्जेक्ट का पेपर आज हम करेंगे। ये इंस्ट्रक्शंस को आप एक बारी जो आपको दे रखी है उनको एक बारी पढ़ लेना पॉज करके। सेक्शन ए के अंदर आपके सारे के सारे एमसीक्यूज हैं। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट फेल्स फॉर वेरी स्मॉल स्कैटरिंग एंगल्स। अब यहाँ पर आपसे जो है वो ड्रॉबैक के बारे में, रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसके ड्रॉबैक के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपने इसको आंसर करना है। आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका? सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज डी, जिसके अंदर आपको दिया था दैट द इम्पैक्ट पैरामीटर बिटवीन द अल्फा पार्टिकल्स एंड द सोर्स ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द टारगेट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द न्यूक्लियस टू द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। अब यहाँ पर आपको इसको वीडियो को पॉज करके आप खुद से भी एनालाइज कर सकते हो और उसके बाद आंसर अपनी मार्क करके कॉपी में लिख लो। इसी के और ऑप्शन में जो आपको क्वेश्चन दिया है जिसके अंदर आपसे पूछा गया है अल्फा पार्टिकल्स के बारे में कि अल्फा पार्टिकल कौन से हैं इसमें से। अल्फा पार्टिकल जो है वो डबली आयनाइज्ड होते हैं, तो इसी के लिए यहाँ पर जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है हीलियम के 2+ आयंस जो हैं। ठीक है, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन में उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। हर एक इंस्ट्रक्शंस को बड़े ध्यान से देखना है। उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल और वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 180 मीटर का। कितने टाइम पीरियड में? 1 मिनट के अंदर। क्या फाइंड आउट करना है आपको? एवरेज वेलोसिटी। बहुत बार बच्चे क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी की जगह पे यहाँ पे एवरेज स्पीड निकाल देते हैं। जो आपका फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी के लिए, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दिस इज योर फॉर्मूला। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? जो पूल है उसकी तो टोटल लेंथ 90 मीटर ही है, यानी कि अगर उसने जो है वो एक इस पॉइंट से स्टार्ट किया, इस पॉइंट से स्टार्ट करके यहाँ पे गए, 90 मीटर कवर हो गया, फिर यहाँ से फिर से वापस आए तो टोटल 180 मीटर हुआ। यानी कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था और यहीं पे फिनिश ऑफ हो गया, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई है? इसमेंट हो गई इसकी 0, और टाइम पीरियड कितना था? 1 मिनट। तो मेरा आंसर कितना हो गया आपका? चाहे आप मिनट को सेकेंड्स में भी चेंज कर लो, तो मेरा आंसर कितना होगा? 0 मीटर पर सेकेंड। So the correct answer is 0. Good question. Heat affects the formation of solution because change in temperature causes change in the energy of the particles. आप इसको पॉज करके and then you can just solve this answer by yourself, क्योंकि इसके आंसर्स कहीं पे भी नहीं थे। दैट्स व्हाई आई हैव शेयर्ड ऑल द आंसर्स विद यू। फोर्थ क्वेश्चन, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। अब यहाँ पे कुछ के ऊपर बेस्ड है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या है कि जो अंगूर फर्मेंट हो रहे हैं वो किस चीज का एग्जांपल है? रिडॉक्स रिएक्शन का, केमिकल चेंज का, फिजिकल चेंज का, या मस्कुलर टिश्यू का? मस्कुलर टिश्यू तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फिजिकल चेंज इसलिए नहीं हो सकता कि ये रिवर्सिबल नहीं है। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज केमिकल चेंज। ये ऑप्शंस आपको ऊपर नीचे करके दिए हुए हैं। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज केमिकल चेंज। Fermentation of grapes is an example of chemical change. Fifth question, जिसमें आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पूछा है, किस चीज का? जो कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर क्या है? जो फर्स्ट है इसके अंदर आपका यहाँ पे ग्राफ जो है वो कभी भी आपका कर्व में नहीं होगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर। उस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आपका फर्स्ट भी नहीं होगा, सेकेंड भी नहीं होगा, फोर्थ वाले के अंदर आपको कोई ग्राफ प्लॉट ही नहीं किया हो तो ये भी नहीं होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। इसमें हमेशा 45 डिग्री पर ही एंगल फॉर्म होगा। ठीक है, सो दिस इज इट्स करेक्ट ऑप्शन। 6th क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इफ वर्क डन इज मैक्सिमम। जो एंगल है कितना होगा किसी भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बीच में और किसी डिस्प्लेसमेंट के बीच में? कितना होगा एंगल? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, या फिर 90 डिग्री? क्योंकि वर्क जो है वो मैक्सिमम है और डिस्प्लेसमेंट उसी सेम डायरेक्शन के अंदर है, तो आंसर जो है वो आपका 0 डिग्री होगा। ठीक है, ऐसे केस में आपके पास में आंसर क्या है? वो है 0 डिग्री, जहां पे वर्क डन मैक्सिमम है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका, क्योंकि वही सेम डायरेक्शन के अंदर है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट से आपका आंसर जो है वो 0 डिग्री हो गया। इन द 7th क्वेश्चन, द मास रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन अमोनिया। अब यहाँ पर एक बहुत ज्यादा खास, देखो क्वेश्चंस के अंदर हम जो गलती करते हैं ना, हम बोलते हैं कि हम अटेम्प्ट तो सारा किया था बट फिर भी गलत हो गया। जो मिस्टेक है वो हमारी है चीजों को पढ़ने में, कि हमने क्वेश्चन को समझा नहीं उस तरीके से। तो इसके अंदर आपको बोला गया कि मास रेशो पूछा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अमोनिया के अंदर कितनी है। यहाँ पर अगर हम ऐसे देखें तो बच्चे जो है वो इस वाले ऑप्शन को करेक्ट समझेंगे, बट ये आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14, और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1,
और कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसमें 3, तो आपका कितना हो गया 14:3. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी 14:3. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. लाइसोसोम अराइजेस फ्रॉम, लाइसोसोम कहाँ से अराइज होते हैं, कहाँ से निकलते हैं, ये कहाँ से होते हैं आपके गोल्गी अपरेटस से. ठीक है ना, लाइसोसोम्स अराइजेस फ्रॉम गोल्गी अपरेटस. इन द 9th क्वेश्चन, इफ द वेट ऑफ अ 60 kg मास इज W, इस चीज का ध्यान देखो क्या रखना है कि वेट जो है वो किसी एक चीज का वो W बोला है आपको. ठीक है, 60 kg उसका मास है, कहां पर है, मून पर है. ठीक है, तो आपको W की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि W की वैल्यू क्या होगी. अब यहाँ पे W की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम मास इंटू ऑसिलरेशन करते हैं या फिर मास इंटू ग्रेविटी करेंगे. मून की ग्रेविटी कितनी होगी आपकी, मास आपको केजी में दिया हुआ है और ग्रेविटी आप मून की जो ग्रेविटी है वो 1.6 होती है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास पे आ गया 96 न्यूटन्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी 96 न्यूटन्स. 10th क्वेश्चन इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज. अब यहाँ पर हम ये पढ़ते हैं कि पावर हाउस जो है वो सेल का माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, बट जो एनर्जी करेंसी होती है वो किसकी फॉर्म में होती है, एएमपी, जीटीपी, एटीपी या एडीपी. इट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. 11th question, name a process by which an impure naphthalene sample can be purified. अब यहाँ पे आपको नैफ्थलीन जो बॉल्स होती हैं उनकी प्योरिफिकेशन के बारे में पूछा गया कि जो नैफ्थलीन का सैंपल आपको दिया है वो इम्प्योर है, उसको कैसे प्योरीफाई किया जा सकता है. इट कैन बी प्योरीफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन और क्रोमेटोग्राफी. सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज सी सब्लिमेशन. दिस इज इट्स करेक्ट आंसर. 12th, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ए के अंदर आपको बोला है कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट मासेस, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मे हैव सेम मासेस, एटम्स हैव फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स और नन ऑफ दीज. क्या हो सकता है इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो करेक्ट नहीं है, किस चीज का आपको ध्यान रखना है, करेक्ट नहीं है. अगर इसका आंसर सारे जैसे हमने पढ़े हैं उसमें ध्यान से देखो, बाकी सब चीजें करेक्ट है बट नन ऑफ दीज, तो इसमें कुछ भी इनकरेक्ट नहीं है. सो आंसर इज डी. अब नेक्स्ट 13th क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है कि प्लांट कैन बी मेड डिजीज रेजिस्टेंट बाय. प्लांट्स को किस तरीके से डिजीज रेजिस्टेंट बनाया जा सकता है. ए बोथ हाइब्रिडाइजेशन एंड जेनेटिक मॉडिफिकेशन, बी ओनली हाइब्रिडाइजेशन, सी जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड डी यूज ऑफ एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक तो देखो बाद में डिजीज को ट्रीट करने के लिए है, बट यहाँ पर बात की जा रही है कि डिजीज से रेजिस्टेंट कैसे बनाया जाए कि उसके ऊपर बीमारी इफेक्ट ना करे. सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ए, that means both hybridization and genetic modification. With this you can make the plant disease resistant. 14th question, tidal effect is observed in which of the following. किसके अंदर हम tidal effect जो है वो देख सकते हैं. टिंडल इफेक्ट बोलते हैं या टाइडल इफेक्ट बोलते हैं, आप कुछ भी आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है. तो टिंडल इफेक्ट जो है वो इन सब में से किस में देखा जा सकता है, ट्रू सॉल्यूशन में, स्टार्च और वाटर में, या सोडियम क्लोराइड और वाटर के सॉल्यूशन में, या फिर एलएम और वाटर के सॉल्यूशन में. सो दिस कैन बी सीन इन द starch and water solution. Fine. 15th question, element with valency 1 are always non-metal, either metal or non-metal, always metalloid या always metal. क्या होते हैं जिन एलिमेंट्स की हमेशा जो है वो वैलेंसी 1 होती है, वो एलिमेंट्स क्या है, मेटल हैं, नॉन मेटल हैं या मेटलॉइड्स हैं, क्या है. देखो जिनकी वैलेंसी 1 है दे कैन बी ईदर मेटल और अ नॉन मेटल. ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं वो. नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टर ऑफ द मैकेनिकल वेव्स. अगेन आपको पूछा है कि ये कौन सा इनमें से मैकेनिकल वेव का करेक्टर नहीं है. ए प्रोपगेशन डिपेंड्स अपॉन द इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, कैन बी बोथ ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम, और डी स्पीड इज कंपैरेटिवली हायर. सो डी इज द नॉट द करेक्टर ऑफ मैकेनिकल वेव्स बिकॉज स्पीड कंपैरेटिवली हायर नहीं, दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज, किस टाइप का मीडियम यूज किया जा रहा है उसके ऊपर वो डिपेंड करती हैं. सो डी इज नॉट द करेक्टर ऑफ द मैकेनिकल वेव्स. 17th क्वेश्चन जो है असर्शन रीजनिंग के अंदर, उसमें बोला है आपको कि अ बॉय गोज फ्रॉम ए टू बी. कोई 2 पॉइंट्स आप समझ लो कि ए है और बी है. ए से बी की तरफ को जाता है जिसकी वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर मिनट दी हुई है. ठीक है, एंड कम्स बैक फ्रॉम बी टू ए विद अ वेलोसिटी. अब यहां से जब वो वापस आता है तो फिर उसकी वेलोसिटी जो है वो दी हुई है 30 मीटर पर मिनट. द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉय ड्यूरिंग द होल जर्नी इज 0.
अब एक चीज का ध्यान रखना है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जीरो क्यों होगी उसकी? क्योंकि हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की नहीं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वो है आपका एवरेज वेलोसिटी के लिए। तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट से चले थे, घूम फिर के वापस इसी पर ही आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो इसलिए सारी की सारी एवरेज वेलोसिटी भी आपकी जीरो हो गई। रीजन के अंदर आपको बोला है द रेशियो ऑफ स्पीड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी व्हेन बॉडी इज मूविंग इन वन डायरेक्शन इज इक्वल्स टू 1। इसके अंदर आपका असर्शन भी ठीक है और रीजन भी करेक्ट है। जब दोनों ठीक है बट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि असर्शन के अंदर आपको कहीं पे मैग्नीट्यूड की बात नहीं की गई है। सो जब आपके दोनों के दोनों करेक्ट हो बट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, रीजन जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं है एक ही, तो बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर आता है। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज बी। अब जो आपको ये तीन जो है नेक्स्ट आपको जो दे रखे हैं असर्शंस, इनको क्विकली पढ़ो और मेरे को जल्दी से कमेंट्स के अंदर इनके आंसर्स लिख के बता दो। 18th क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है कि जो नेफ्थलीन बॉल्स हैं, या नेफ्थलीन है, कपूर है, आयोडीन है, अमोनियम क्लोराइड है, ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं, ये सब्सटेंसेस जो हैं वो डायरेक्टली सब्लिमेशन करते हैं, यानी कि सॉलिड से सीधा गैसियस फॉर्म में जाते हैं। रीजन के अंदर आपको बोला है कि ऑल सॉलिड्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू लिक्विड्स एंड देन गैसेज ऑन हीटिंग। अब यहाँ पर आपको कुछ इन कंपाउंड्स के बारे में बोला है जो कि डायरेक्ट सब्लिमेशन में जाते हैं। ये दोनों की दोनों चीजें जो हैं, यहाँ पर असर्शन जो है वो तो करेक्ट है, ठीक है, बट रीजन के अंदर ऐसा नहीं है कि सारे ही सॉलिड, हम यहाँ पे सारे सॉलिड्स की जगह पे अगर कुछ लिखा होता तो मे बी रीजन करेक्ट होता, बट यहाँ पे सारे सॉलिड्स जो हैं वो सारे पहले लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होते हैं, कुछ डायरेक्टली ही सॉलिड्स जो हैं वो गैसियस फॉर्म में चेंज होते हैं, उसी प्रोसेस को तो हम सब्लिमेशन बोलते हैं, तो इसलिए इसका रीजन इनकरेक्ट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे असर्शन जो है वो आपका ट्रू है बट रीजन फॉल्स है, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज सी। 19th के अंदर आपको बोला है कि जो डेंड्राइट है वो एक सिंगल लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोसेस फॉर्म करता है, एक फाइन ब्रांचेस का टर्मिनल फॉर्म करता है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे असर्शन ही गलत है। जब असर्शन गलत हो तो चुपचाप से आगे पीना पड़े, डी मार्क कर दीजिए इसको, ठीक है ना। उसके बाद में आपका 20th, यहाँ पे उन्होंने बोला कि नोबल गैसेस उनकी वैलेंसी 0 होती है। यस, ये करेक्ट है। नोबल गैसेस के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये भी करेक्ट है, और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं क्योंकि दोनों वैलेंसी की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर आंसर क्या हो गया आपका? ए। अब आ जाता है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर जो है वो आपको बोला गया है कि को इलेक्ट्रिक बल्ब, अब आपको सॉल्व करके आंसर्स लिखने हैं, तो इनको क्वेश्चंस को आप धीरे धीरे करके पढ़ते जाइए और ट्राई कीजिए इनके आंसर्स को सॉल्व करने का। अगर आपको कोई भी डाउट आता है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल गिव यू इट्स आंसर। 21st क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 100 वॉट वो काम कर रहा है 4 घंटे दिन में, तो आपको कैलकुलेट करना है कि कितनी एनर्जी की यूनिट्स जो है वो कंज्यूम कर रहा है 15 दिन के अंदर, ठीक है ना। उसको फाइंड आउट करना है आपने कि कितनी 100 वॉट का बल्ब एक दिन के 4 घंटे काम कर रहा है, यानी कि 15 दिन के अंदर कितना होगा? 60 घंटे, ठीक है ना। उसी के अकॉर्डिंगली आप इसको फाइंड आउट करोगे। 22nd क्वेश्चन के अंदर आपको ये बोला गया है कि जो गर्म खाना है, जो हॉट सिजलिंग फूड है, उसकी स्मेल जो है वो कई किलोमीटर दूर से भी आपके पास में आ जाती है, पर जो ठंडा खाना है उससे खुशबू लेने के लिए, उससे स्मेल लेने के लिए आपको उसके नजदीक जाना पड़ता है। ऐसा क्यों है? बिकॉज जो काइनेटिक एनर्जी है गैसियस मॉलिक्यूल की, वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बढ़ जाती है, और इसी की वजह से जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो भी बढ़ जाता है। तो जो गर्म खाने में से भाप बन के उड़ रहा है, वो चीजों की वजह से वो डिफ्यूज होते हैं उसके पार्टिकल्स, और आपको उसकी खुशबू दूर तक आ जाती है। नेक्स्ट है आपके पास में 23rd क्वेश्चन, ऑन विच डे अ हॉट डे और अ कोल्ड डे इन एको इज हर्ड सूनर। किस दिन जो है वो आपको आवाज जो है वो जल्दी सुनाई देगी, एको जो है वो आपको जल्दी सुनाई देगी, एक गर्म दिन पे या एक ठंडे दिन पे? सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी ऑन द हॉट डे। क्यों है हॉट डे पे? क्योंकि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा तो साउंड की स्पीड जो है वो भी बढ़ जाती है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो भी इंक्रीज कर जाएगी, इसी की वजह से एको जो है वो आपको जल्दी सुनाई देगी। नेक्स्ट आता है आपको 24th, why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? अब ये 273 केल्विन क्या है? 273 केल्विन है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि यहाँ पर जो आपका पास में आइस है वो ज्यादा इफेक्टिव क्यों है एज कंपेयर टू वाटर उसी सेम टेम्परेचर पर? बिकॉज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, और इसी की वजह से कूलिंग जो है वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगी उसी सेम टेम्परेचर पर, ठीक है। 25th क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया कि किसी व्यक्ति ने एक बॉल ऑफ मास जो है जिसका वेट आपको इतना दे रखा है, उसको वर्टिकली अपवर्ड जो है वो फेंका है, स्पीड आपको दे रखी है,
इसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए। सो इनिशियल मोमेंटम के लिए क्या है आपका, मोमेंटम का फॉर्मूला mv करके हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे फोर्स जो है, फोर्स के लिए क्या है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। तो उसी की वजह, उसी को यूज करते हो आपने जो है इन चीजों से इसको फाइंड आउट करना है कि कितना इसका इनिशियल मोमेंटम रहेगा हाईएस्ट पॉइंट पे रीच करने के लिए। हाईएस्ट मतलब कितने तक उस स्पीड से उछला जाएगा कि कितनी हाइट आएगी, उसकी मैक्सिमम हाइट जो है वो अचीव कर ले। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 26 आता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको कंसिडर किया जाता है यूनिवर्सल पार्टिकल। क्यों क्यों इलेक्ट्रॉन को कंसिडर किया जाता है? बिकॉज सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ही एटम से मिलकर बनते हैं। ठीक है ना, एटम से मिलकर बन रहे हैं और ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक करंट्स और उनकी बॉन्डिंग्स इन सब चीजों में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसीलिए ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक यूनिवर्सल पार्टिकल के तौर पे कंसिडर किया जाते हैं। फिर आ जाता है आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर भी आपको फर्दर क्वेश्चंस दे रखे हैं। इन क्वेश्चंस में आपको जहां पे भी डाउट आता है ना, यू कैन इजीली आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, और यू कैन कनेक्ट अस ऑन द इंस्टाग्राम ऑल्सो, वहां पे भी आप मेरे को डीएम कर सकते हो आपने जो भी आंसर सॉल्व किए हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसके आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, देन यू कैन कनेक्ट मी। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है लाइसोसोम्स के ऊपर, इनको सुसाइडल बैग्स क्यों कहा जाता है। सो ऐसे सैंपल पेपर्स के थ्रू ना आपको एग्जाम का पैटर्न समझना बहुत आसान हो जाता है कि किस पैटर्न पे आपका एग्जाम आएगा, ताकि आप अपनी तैयारी उसके अकॉर्डिंगली कर सको। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या सजेशंस हैं तो प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल हैप्पी टू आंसर देम। और अगर अभी तक चैनल पे नए हो, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो. डू शेयर it with your friends. Keep watching, keep learning with CSE tutorial for more such videos. Thank you.